नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ खबरों से और वरिष्ठ पत्रकार विकास सुखीजा जी के चैनल अब तक टाइम से लाइव आए हैं करनाल के बारे में, करनाल के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए कि करनाल की जनता किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए इस बार अपना विधायक चुने, इस बार अपना वोट दे। तो पहला सवाल विकास जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत और मेरा आपके चैनल पे स्वागत। एक बार सबको वेलकम कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आप सबको कुछ कहूं ललित शर्मा की ओर से और अब तक टाइम्स मेरी ओर से इस प्रोग्राम के लिए वेलकम है, स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आज की इस चर्चा को बड़ा ध्यान से सुनना है, एक एक शब्द को, क्योंकि जो हम आपके लिए पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मसाला लाए हैं वो आप तक पहुंचाना है, ताकि आप सही समय पर किसको वोट करना है उसको वोट कर सके। ललित जी, सबसे बड़ी बात ये है। पहला सवाल इसी पर आते हैं, क्योंकि वोट इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल कि भाजपा के जगमोहन आनंद को कैसे टिकट मिली और सुमिता सिंह को कांग्रेस की टिकट कैसे मिली, दोनों सवाल। देखिए, ये दो सवाल हैं बड़े जबरदस्त। अगर हम इसको भाषा अगर मेडिकली लाइन में ले जाएंगे तो ये जो हमारी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम बात कर लेंगे कंसीव कैसे होती है टिकट, टिकट कैसे ली जाती है और कैसे मिल जाती है। पहले ललित जी बात करूं तो दोनों की दोनों टिकटों को लेकर बड़ा संदेह बना हुआ था कि इस बार टिकट भाजपा जगमोहन आनंद को देगी या नहीं देगी। पहला सवाल तो यही था जिसका मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा सवाल था कि सुमिता सिंह को, कांग्रेस की हैं जो। देखिए, ये दोनों कैंडिडेट जो उनसे थे, इसमें जो पहले जो चर्चा चल रही थी कि भाजपा जो करनाल की पूर्व मेयर है रेणुबाला गुप्ता को उतार सकती है और कांग्रेस सुमिता सिंह को उतार सकती है। अगर ऐसा हो जाता तो ये शहर में बहुत बड़ा धमाका था, लेकिन भाजपा ने उतार दिया जगमोहन आनंद को और इधर से कांग्रेस लेकर आई है सुमिता सिंह को, क्योंकि सुमिता सिंह ऑलरेडी पहले से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। उन्हें अनुभव है बहुत ज्यादा काम करने का, जनता से मिलने का, मिलाने का बड़ा अनुभव है। और दोनों को देखा जाए कि दोनों का टिकट जो जिस तरह से मिला वो आपको मैंने पिछली बार बताया था कि जगमोहन ने एक ऐसी विंडो खटखटाई थी जहां से टिकट मिला उन्हें। लेकिन एक बात और खुलकर सामने आ रही है, माया भाई भी आए थे बीच में लक्ष्मी 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 का प्रयोग किया गया था। अब कितना किया गया था ये बात अभी चुनाव के यानी कि 5 तारीख को वोट जब ईवीएम मशीन में चले जाएंगे उसके बाद खुलकर सामने आ जाएगी कि टिकट वो बिकी थी, खरीदी थी, क्या हुआ था, ये बात भी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन अभी तक हम पूरी तरह से पुख्ता नहीं है कि जगमोहन ने पैसा देकर टिकट खरीदी है या नहीं खरीदी है। और सुमिता सिंह को टिकट कैसे मिली है ये भी एक बड़ा सवाल है कि सुमिता सिंह टिकट किस आधार पर लेके आए हैं। सुमिता सिंह की बात करेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा जातिगत जो सर्वे है ना वो रिपोर्ट बड़ी काम की करेगी। जो सुमिता सिंह को टिकट मिली है वो जहां तक वो स्कैनिंग हुई है, सुमिता सिंह को स्कैन किया तो वो टिकट लेने में सक्सेस इसलिए रही क्योंकि देखो सुमिता सिंह बेसिकली जाट फैमिली से बिलोंग करती हैं और करनाल के गांव से गोगड़ीपुर से करती हैं। और गोगड़ीपुर का एक इतिहास है बहुत बड़ा कि गोगड़ीपुर के राजा का आपने नाम सुना हो, पुराने जमाने की बात है। तो गोगड़ीपुर से कोई भी अगर व्यक्ति राजनीति में आता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ राजनीति में बनता जरूर है, ये वरदान है। ऐसी गोंदर गांव को लेकर बात करें तो गोंदर को वरदान है, लेकिन करनाल की धरती को इससे बड़ा वरदान है। कोई भी बाहर से आएगा, पैराशूट से आएगा, वो यहाँ से जीत जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है करनाल के लोगों का। समझ में नहीं आता करनाल के लोग करते क्या हैं, कितने छोटे से लालच में पड़ जाते हैं, अपने करनाल के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सबसे बड़ा है। दोनों की टिकटों का आपको मैंने बता दिया। और जो भाजपा सोचती थी कि पंजाबी कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि भाजपा की नजर में 2 सीटें हैं, भी एक सीट विधायक की तो पंजाबी को दे दो और मेयर की सीट दे दो वैश्य समाज को दे दो। दोनों बहुलक है, वैश्य समाज से काफी अधिक पंजाबी बहुलक है, बहुलक एरिया कहा जाता है, बहुलक सीट कहा जाती है करनाल को। और लेकिन वैश्य समाज का भी इसके ऊपर बड़ा वर्चस्व है, ठीक ठाक। तो यहाँ पर ये राजनीति इस ढंग से भाजपा सोचती है। और कांग्रेस ने जो सोचा, कांग्रेस ने सोचा कि जो सुमिता सिंह है घोगड़ीपुर से आती हैं और जाट समुदाय से हैं और उन्होंने जट सिख
में उनका विवाह हुआ, करनाल शहर में वो आई, वो भी करनाल की बहू भी हैं, बेटी भी हैं, दोनों हैं उनके रिश्ते। वो यानी कि अगर जातीय समीकरण देखेंगे, वो जाटों में भी बहुत अच्छा प्रभाव रखती हैं, और जट सिख जैसे उनके हस्बैंड है जगदीप जी विर्क, वो पंजाबी है, पंजाबी में भी उनका बहुत बड़ा संबंध है। और मेरे को लगता है इस चीज को ध्यान में रखकर कि दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त तरीके से सोच समझ कर टिकट दिया गया। सुखीता जी, एक सवाल मेरे कानों में बार बार आ रहा है जब हम सर्वे के लिए निकलते हैं कि जगमोहन आनंद 10 साल तक पहले जिलाध्यक्ष रहे, फिर वो मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दिए गए, प्रभारी भी बनाए गए, वो जनता के बीच में नहीं रहे, लोग उनसे मिलने आते थे तो उन्हें समय नहीं मिल पाता था। क्या वो नुकसान कर गया अब? क्योंकि उनको जब टिकट मिली तो काफी भारी संख्या में उनका विरोध देखने को मिला। ये बात बिल्कुल सही है कि जगमोहन का विरोध जो हुआ है, सबसे पहले तो उनकी पार्टी ने किया है, और सबसे बड़ा खुल्लम खुल्ला किया है गुप्ता फैमिली ने, जो पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता रही हैं, उनके हस्बैंड रहे हैं, सबसे खुल्लम खुल्ला उन्होंने बिल्कुल खुले मंच पर आकर विरोध किया, और जो जिताया उन्होंने, वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा थी वो सामने आई। और जो भाजपा के अन्य लोग थे, उन्होंने अपना रोष तो दिखाया, लेकिन बड़ा खामोश होकर दिखाया। ये समझ से परे था भी, कम से कम स्टैंड तो लिया। इधर अगर बात करें रेणुबाला गुप्ता की, उन्होंने अपना विरोध भी जता दिया, फिर दोबारा से फिर भाजपा में ठीक ढंग से आकर बन गई और अपना काम चालू कर दिया उन्होंने प्रचार प्रसार का। और इसी दौरान जो उनके हस्बैंड है ब्रिजभूषण गुप्ता जी, उनको जिला कार्यकारी अध्यक्ष का तगमा भी लगा दिया। लेकिन इसके अलावा और जो नेता थे भाजपा के, जिन लोगों ने विरोध जाहिर किया था, उनको नहीं मिला कुछ भी, उनको बाबा जी का ठुल्लू मिला। और पूरे के पूरे 10 साल की बात करें तो 10 साल में भी एक आधी बार चेयरमैन ही वाइस चेयरमैन बना दिया, या क्षेत्र बोर्ड का मेंबर बना दिया, या अदर कुछ नहीं, कुछ खास कुछ नहीं मिला। करनाल का बेड़ा गर्क है, ठंडी सड़क है। ठंडी सड़क है, और ठंडी सड़क भी है करनाल में जी, उस ठंडी सड़क के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। लेकिन जैसे ठंडी सड़क है, करनाल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दो सीएम रहे, जब वो करनाल का विकास नहीं कर पाए। अब पूछना, जनता ये चाहती है कि विकास पैदा होने से पहले ही मर गया, प्रोग्रेस, या पैदा होने के बाद उसको मार दिया गया? अब ये जो सवाल है ललित जी आपका, बड़ा टिपिकल सवाल है कि एक डिलीवरी होने से पहले ही गर्भपात हो गया। वो था करनाल का विकास। ठीक है, और अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे? बड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने कहा कि 10 साल में करनाल का डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये बात करनाल के लोगों को बड़े ध्यान से सोचनी चाहिए। कई किसी भी कोने में रहते हैं, अगर वो लोग ज्योति नगर में रहते हैं, गांधी नगर में रहते हैं, आनंद विहार में रहते हैं, कोड़ी कॉलोनी में रहते हैं, या फिर बात करें तो मंगलपुर में रहते हैं, मंगल कॉलोनी में रहते हैं, फूसगढ़ में रहते हैं, पूरा का पूरा एरिया सदर बाजार का एरिया है, अर्बन स्टेट का एरिया है, न्यायपुरी भी है, वार्ड नंबर 12, जितने वार्ड हैं इसके करनाल के 20 वार्ड हैं। तो 20 के 20 वार्ड के जो लोग हैं, उनको वोट डालने से पहले इस बात को बड़ा सोचना होगा कि उनके शहर को मिला क्या है। ललित जी, मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि 2 मुख्यमंत्री, जिनमें से एक को तो मैंने खुद बनाया। आपने बनाया? हाँ, बिल्कुल, उनको मैंने बनाया, मनोहर लाल खट्टर को, और वो भूल गए, अनदेखा कर दिया। वो तो करनाल को ही भूल गए थे, आप तो फिर क्या याद रखते हो? तो कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई याद नहीं रखेगा तो मैं उसको कौन सा याद रखूंगा, उसको याद करा दूंगा बढ़िया वाला तरीके से। कोई ऐसी कन्वर्सेशन याद है आपको, आपकी और मनोहर लाल खट्टर की? एक नहीं है, बहुत सारी कन्वर्सेशन है। अगर हम बात करें कि बहुत याद आ कि आपको पिछले वाले लाइव में बताया था कि मनोहर लाल करनाल से भाग रहे थे, उनको यहाँ के नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने टिकट नहीं दिया। कमाल देखिए कि जिन्होंने काले झंडे लगाए उन्हीं को मलाई दे दी। तो ऐसे होता अक्सर ऐसी ही है। ये तो अक्सर सबसे बड़ी बात है कि हमें रोना नहीं आता, और सबसे बड़ी बात कहें, हम ना चाटुकार नहीं है। और दूसरा बात है कि अगर हमने किसी से दोस्ती की है ना, वो मेरी तरफ से 100% की होती है। अब अगला कितने % की दोस्ती करेगा वो उस पर डिपेंड करता है। ये मनोहर लाल खट्टर जो है 2014 वाले प्लान में अगर हम बात करें तो बिल्कुल मेरे विश्वास पे थे। और वो 2014 का जो प्लान चला 2019 तक, तो उनकी सरकार ने अच्छे काम किए उस समय, क्योंकि वो हमारे उसमें थे, सिस्टम में थे।
हमारे टच में थे। लेकिन जो करनाल के लोग, गंदी करनाल की राजनीति पॉलिटिक्स है ना, जी, करनाल के जो चाटुकार नेता हैं भाजपा के, मान लो ये लेग पुलर्स जिसको कहते हैं, तो इन लोगों ने करनाल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, कि मनोहर लाल को, उसका दिमाग ही घुमा दिया मनोहर लाल का। और उसमें बहुत से कांग्रेसी भी घुस गए, बहुत शहर के मोजिज लोग भी घुस गए, और उससे मनोहर लाल को लगा कि आहा, मेरी टीम बहुत बड़ी हो गई है, भी बड़ा अपने आप को पावरफुल समझने लगे। सीएम तो होते ही पावरफुल है, लेकिन जो जब ये लोग चाटुकार लोग आ गए ना, तो चटाई करने नहीं आए थे वो, उन्होंने चटाई करवा दी। उल्टा हिसाब हुआ कि पहले मिलाई खिलाई और उसके बाद उस मिलाई को खुद खा गए जो बची खोटी थी। तो ये मनोहर लाल का दिमाग इन लोगों ने ही खराब किया, जिसकी वजह से आज मनोहर लाल की स्थिति क्या हो चुकी है, पूरा प्रदेश जानता है कि मनोहर लाल के बैनर तक। अभी असंध की बात बता देता हूँ। असंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उनके कार्यक्रम में मनोहर लाल का पोस्टर नहीं था। मोदी वाले कार्यक्रम में भी नहीं था। मोदी जी कुरुक्षेत्र आए थे, उस कार्यक्रम में भी नहीं था। मतलब एक संकेत है पूरा साफ सुथरा करनाल के लिए, करनाल विधानसभा हाँ, करनाल विधानसभा के साथ साथ पूरे के लिए भी। ऊपर जो मोदी लेवल की टीम है, या कहें कि इस पूरी की पूरी भाजपा को जो लोग चलाते हैं, पीछे से बैक पुश करते हैं, वो सबको मालूम ही है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद वहां से जुड़ा हूं। तो वहां से भी ये इंस्ट्रक्शंस जारी हुई है, जहां मुझे लगता है कि अगर दूरी बना के रखेंगे तो मजबूरी नहीं रहेगी। दूरी से मजबूरी नहीं रहेगी, मजबूरी नहीं रहेगी। हाँ, मजबूरी रहेगी। अब लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को दिखाना भी तो है यार, मैं भी तो हूँ कुछ। तो मनोहर लाल खट्टर खुद पहुंच रहे हैं, करनाल पहुंच रहे हैं, इंद्री जा रहे हैं, असंध जा रहे हैं, लेकिन उनका एक सीमित प्रोग्राम, पब्लिकली जिसको कहते हैं, या डोर टू डोर कह दें, या फिर एक जनसभा कह दें, जैसे किस तरह का भी उनका जो रुतबा है ना, वो एक अजीब सा हो गया है। नेता वाला नहीं, नेता वाला नहीं है, एक वो हो गया हिटलर वाला। हिटलर वाला, हाँ, हिटलर वाला। उनकी मानसिकता पता नहीं क्यों बदल गई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि मुझे संघ के प्रचारक कहते थे, क्योंकि ये संघ के प्रचारक रहे हैं, तो मुझे संघ के कई प्रचारकों ने कहा था मनोहर लाल के बारे में, कहते यार सुखीजा जी, ये मनोहर लाल खट्टर को ज्यादा हवा नहीं देनी। ऐसी बात आई खुलकर सामने, जो मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूँ। और लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि मनोहर लाल जी ठीक आदमी है, बढ़िया आदमी है, लेकिन हमें नहीं पता था अभी इतना बड़ा खेला खेला जाएगा, और हमारे साथ ही खेला जाएगा, हमारे करनाल के साथ खेला जाएगा। तो ये करनाल की स्थिति तो आपको मालूम ही है। सुखीजा जी, एक पंजाबी समुदाय से आते हैं आप, और सवाल भी यही है, क्या सिर्फ पंजाबी अपना वोट पंजाबी कैंडिडेट देकर दे दें, या कोई काम भी हो? क्योंकि जनता पूछना चाहती है, या विपक्ष पूछना चाहता है कि मनोहर लाल खट्टर ने पंजाबियों के लिए करनाल में क्या किया। देखिए, मनोहर लाल ने बहुत काम करे हैं करनाल के लिए। एक सीएम प्रोजेक्ट था दक्षिण बाईपास, वो प्रोजेक्ट जो बना, वो प्रोजेक्ट ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उन लोगों ने बीच में टच किया, जिनसे मनोहर लाल आज कहां से कहां पहुंच गए। नहीं तो ये प्रोजेक्ट भी धूल फेंकता, एकदम से धूल झोंकता। और वो प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये वाला, ये प्रोजेक्ट भी तकरीबन सक्सेस तो है, लेकिन जो नीचे जाकर ऐसे रेलवे लाइन से नीचे से निकलना पड़ता है, वो एक छोटा सा सिस्टम ही इनसे वो मैनेज नहीं हो पाया। और उसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अब बड़े बड़े लोहे के जंगले लगा के उसको ऊपर वो छत डाल रहे हैं, मतलब कि टीन शेड डाल रहे हैं उसके ऊपर, ताकि बरसात का पानी उसके अंदर ना आए। अरे पानी और सांप अपना रास्ता अपने आप बना लेते हैं। तो मतलब सोल्यूशन करना चाहिए। तो आप बात करेंगे डेवलपमेंट्स की, तो मुझे नहीं लगता कि करनाल को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कल आपने एक पार्क भी दिखाया, उसकी दुर्गति भी दिखाई। हाँ, ये जो पार्क मैंने आपको दिखाया, मुझे याद है, क्योंकि मैं खुद सदर बाजार का रहने वाला हूँ। तो सदर बाजार में मेरा पुराना पैतृक घर भी है, और उसके अलावा जो ये सदर बाजार का जो ये पार्क है, जब हम छोटे थे ना, उस समय हम देखते थे यहाँ गाने भी बजते थे। उस समय की सरकारों ने, बंसीलाल की सरकार की बात कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा मेंटेन किया था। यहाँ पर म्यूजिकल सिस्टम लगाए गए थे यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें, इसी धरोहर है, ये राष्ट्रीय धरोहर, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ा हुआ धरोहर है। तो इसके ऊपर मनोहर लाल सरकार ने ध्यान दिया, राजा करण की
प्रतिमा लगाई तीर चलाते हुए। और आज जब मैंने कल उसकी हालत देखी, ललित जी यकीन मानना कि मुझे लगता था कि हम लोग एक सीएम सिटी में रह रहे हैं, 10 साल से रहकर आ रहे हैं उसके अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना बुरा हाल हो जाएगा वहां पर। पूरे पार्क में सिर्फ एक चौकीदार था, आशिकी का अड्डा बना हुआ था, बच्चे स्कूल से भाग के, लड़के लड़कियां वहां पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, जप्पियां पाके बैठे हैं। इतनी बुरी हालत करनाल की, तो भगवान ऐसा कभी किसी को दिखाए। जो मैंने देखा और जो मैंने लाइव चलाया है, उस लाइव को ना सब लोगों को देखना चाहिए, अब तक टाइम्स के ऊपर खास तौर पर देखना चाहिए। वो लाइव चल रहा है इस समय और उसको रीच अच्छा मिला है, और ये पोल खोलता है, करनाल की पोल खोलता है। करनाल की पोल खोलता है। एक और पोल खुलवाएंगे आपसे कि एनडीआरआई का गेट नहीं खुल सका इनसे, जबकि हरियाणा में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, फिर भी इनसे एक एनडीआरआई का गेट नहीं खुला, जो करनाल की जनता चाहती थी कि हमें सैर करने के लिए वो गेट खुलवा दिया जाए। तो क्या जान के नहीं खुलवाया? क्या करनाल की जनता को पागल समझते हैं ये? करनाल की जनता को पागल समझने की जरूरत ही नहीं है, उसको पागल क्यों इसलिए समझना है? करनाल की जनता अपने हक तो उसको चाहिए नहीं है। वो राजा करण की जो पृष्ठभूमि है उसी पे चलती आ रही है, उसी के संस्कार पे चलती आ रही है। जो आता है अपनी जेब से निकाल के दे देते हैं, ले भैया ले जा, ले भैया ले जा, हमें लूट ले, आओ लूटने, आओ लूटने, आओ, ऐसे ऐसे करते हैं। अभी आप मुझे लूटने नहीं आए। तो ये एनडीआरआई का गेट खुलना कितनी बड़ी बात थी। कोविड चला गया, सारी डोज लग गई, बूस्टर डोज लग गई, आप एक सड़क को बंद कर दिया। आप देखो, जैसे एक्सीडेंट हुए, हादसे हुए, एक सड़क को राइट 5 बजे से पहले 4 बजे ही वहां पर पुलिस फोर्स लगा के उसको बंद कर दिया जाता है, और दूसरी को वन वे कर दिया जाता है। और उस सड़क पे वाहनों की जो स्पीड होती है काफी तेज होती है। एक तो इन्होंने ना वहां पर शिवालिक, उन्होंने शिवालिक की पहाड़ियां होती है ना जैसे, वैसे स्पीड ब्रेकर बना दिए बहुत बड़े बड़े। मतलब कि वो अब वो सड़क दोबारा बनी, उसके लेवल्स पे अब धीरे धीरे उसको कम किया, उसकी विड्थ जो हाइट थी उसको कम किया, नहीं तो गाड़ी पलट जाती, की गाड़ी में पलटी है। ये हम लोगों ने खबरें भी चलाई हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं सड़क का भी, सड़क बंद करने का क्या मतलब है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपसे ट्रैफिक व्यवस्था नहीं संभाली जाती, आपसे लोगों के पैदल चलने का रास्ता सशक्त नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं करते? आप करनताल पार्क है जैसे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप वहां पे बनाओ ना सैर करने के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास, वहां पर अंदर बनाओ आप, जैसे अटल पार्क में बनाई थी किसी जमाने के अंदर। वहां पे लोग अटल पार्क में ही सैर करते हैं, एनडीआरआई में तो सैर करने जाते नहीं है। अरे आप सुविधा दो उनको। साथ में एक करण पार्क है, एक करण ताल है और एक करण पार्क है। अब करण पार्क में क्या हुआ कि अब वहां पे भी कब्जे हैं बहुत सारे, मानव सेवा संघ का कब्जा है पूरा का पूरा। अब वहां पर सरकारी ग्रांटें लगाकर बहुत बड़ा हॉल बना दिया। अरे यार, जनता के लिए सैर करने के लिए आप वहां पर क्यों नहीं बनाते? बढ़िया सड़क बनाए, अंदर सैर करने के लिए हो, अच्छा एटमोस्फेयर दो, क्यों नहीं देते? सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं रखते वहां पर? वहां तो दे नहीं रहे। एनडीआरआई में सैर करने से क्या क्या कुछ क्या मिल जाएगा? आप एक बात सोचिए, राष्ट्रीय संस्थान है वहां पर, बाहर फॉरेन से बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां पर नए नए शोध होते हैं वहां पर, तो उनको डिस्टरबेंस भी हो सकती है। अगर पहले रजामंदी से उन्होंने दिया हुआ था तो दिया हुआ था, लेकिन भाजपा के राज के अंदर सेंटर में भी भाजपा, स्टेट में भी भाजपा, और एनडीआरआई का गेट बंद। ये तो एजिटेशन भी बेकार गए लोगों के। तो ये आप मान सकते हैं कि शाम को सैर करने वालों का आंकड़ा कितना है। अगर करनाल का आज 2,60,70,000 वोट है, तो उसका कितना परसेंटेज है कि माइनस में जाता है? मुश्किल से 25-30 लोग सैर करने जाते हैं, इससे ज्यादा मैंने नहीं देखे वहां पर। साइकिलिंग करते हैं वहां पर। अरे यार, कमाल हो गई है इन लोगों की कि बेशर्मी की भी हद होती है ना। एक भी तुम लोग पार्क में तो दे नहीं रहे लोगों को घूमने के लिए जगह, वहां पे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, एक एटमोस्फेयर तो आप वहां प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, सड़क पे लोगों को दौड़वा रहे हो आप। एक चीज फिर से इसी पर आते हैं कि मुद्दे अनेक हैं। बात करें कैंडिडेट के ऊपर, जो कांग्रेस में गुटबाजी नजर आती थी, वो इस बार भाजपा में नजर आई कि जगमोहन आनंद को टिकट मिलते ही सभी खिलाफत पर उतर आए। एक फेसबुक पर लाइव आकर प्रदर्शन कर कर बिल्कुल खिलाफत नजर आई। उसका पीछे का मुख्य कारण क्या रहा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि जो जगमोहन आनंद हैं, इनको जिंदगी में कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनको विधायक का टिकट मिल जाएगा या इनका माइंड बन जाएगा। क्या इसीलिए ये लोगों से मिलते नहीं थे? तो ये तो है ही, सीधी सी बात है। अगर उनको पता होता कि मैंने, या उनके मन में पहले से होता कि मैंने यार करनाल की डेवलपमेंट करनी है,
कि जो आदमी 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा हो, मुख्यमंत्री की गाड़ी में सबसे पहले आगे आकर बैठ जाना, और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए भाजपा का, कोई भी आ जाए, उसको मिलने ना देना, ये मुद्दा बना हुआ है शहर में। ये बहुत बड़ी चर्चा है जगमोहन को लेकर कि जगमोहन, अब कह रहे जगमोहन आनंद, आनंद ही आनंद है। ये आनंद ही आनंद जो होता है ना, सिर्फ उसके लिए तो आनंद है, हाँ, जनता के लिए, जनता के लिए आनंद होना चाहिए था। तो आप अब जगमोहन आनंद मुझे लगता है पछतावा कर रहे होंगे, यार मैंने किया क्या है। अभी अंदर से खुद वो भी पछतावा कर रहे होंगे। मैं 101% कह सकता हूँ उनके अंदर आत्मग्लानि हो रही होगी जरूर, कि मुझे जब मौका मिला तो मुझे अपने शहर के लोगों का काम करना चाहिए था। जैसी उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में ही उनके यानी कि शरीका परिवार के अंदर ही, पंजाबी में कहते हैं शरीके परिवार के अंदर ही वो समाज सेवा करते हैं। आज उनका नाम लेके वोट मांगे जा रहे हैं। अरे यार तुम लोग भी थोड़ी सी शर्म तो करो, कम से कम थोड़ी सी शर्म ले आओ भी, कम से कम तुम उस डेवलपमेंट के नाम से वोट मांगो। ये तो मोदी के नाम की वोट मांग रहे हैं। बताओ, करनाल विधानसभा में मोदी के नाम की वोट, मोदी के नाम की तो वोट दे दी, लोकसभा में दे दी ना, 2.25 लाख से मनोहर लाल खट्टर को जिता दिया यहाँ वो से, भी फ्री की सीट जितवा दी, और फ्री फंड में जितवा दी। तो क्या विधानसभा भी उनके नाम पे जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? विधानसभा कैसे जीतेंगे? जब विधानसभा में कुछ करेंगे तभी तो जीतेंगे। वो इन्होंने कुछ किया नहीं। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने पीला बुलडोजर चलवाया, वो भी कुछ चुनिंदा लोगों पर, हाँ, सब पर नहीं, सब पर। आपको बताता हूँ, पीला बुलडोजर अगर चल गया, एक बार पीला पंजा चल गया, तो कहते हैं जिस कॉलोनी में पीला पंजा चल गया ना, उसके एक तो रेट हो जाते हैं। अगर वो 5,000 रुपए गज भेज रहा है ना, पीला पंजा चलती, उसका 10,000 रुपए रेट हो जाता है। मतलब एक सेटिंग भी ऐसी है। और उसका खुलासा भी विजिलेंस ने किया था कि डीटीपी को पकड़ लिया, लेन देन के करते हुए पकड़ा गया, वो फंस गया उसके अंदर। तो मतलब ये इस चीज का सारा पट्टा शेप हो चुका है। मतलब हर चीज खुल चुकी है, तहसीलों के घोटाले खुल चुके हैं, मार्केट कमेटी बोर्ड के अंदर धान की परचेज को लेकर उसके घोटाले खुल चुके हैं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, दुनिया भर के लोग सस्पेंड हो चुके हैं, दुनिया भर के ट्रांसफर करा गए हैं। नगर निगम के अंदर जो सबसे बड़ा, लली जी आपको बताऊं, सबसे बड़ा मुद्दा था प्रॉपर्टी आईडी का। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी आईडी का जो मुद्दा था, सबसे पहले वो मैंने चला दिया, क्योंकि वो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि जो प्रॉपर्टी आईडी है वो पैसे लेकर बनाई जा रही है। और पुराना नगर निगम का कार्यालय महिला आश्रम के पास हुआ करता था, तो वो गगनदीप जी थे वहां पर, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने खबर चलाई तो उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, और जो जिसके पास पासवर्ड रहते थे, जो अधिकारी थी, महिला अधिकारी थी, वो इस मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद अपना ट्रांसफर करा के यहां से चलती बनी। मतलब ये जो घोटाला हुआ है, बिल्कुल घोटाला। इस चीज के हमने पहले भी कहा, हमारे पास तथ्य हैं। मेरे सीनियर साथी बागी जी ने भी कहा कि हमारे पास इन चीजों के तथ्य हैं कि जो याशी कंपनी को प्रॉपर्टी को सर्वे करने का जो ठेका दिया गया था, वो घर बैठे हो गया था। तो उसी का झमेला ये हुआ, और प्रॉपर्टी आईडी बनाने का घोटाला हुआ। प्रॉपर्टी आईडी का एक मेरे को इंसिडेंट याद आ गया। एक बार मैं अपने दोस्त को लेकर प्रॉपर्टी आईडी की कुछ समस्या थी, वो ठीक कराने चला गया। उन्होंने दुनिया भर के कागज मांग लिए, कहते जी ये ले आओ, कर देंगे ललित जी। तो मैंने उसको बोला आप कर लाओ। वो मेरे बिना गया, उससे एक एजेंट ने 3,000 रुपए मांगे, बिना कागज के प्रॉपर्टी आईडी ठीक कर दी। देखिए ये चीजें भी हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर मैंने नगर निगम में किसी अधिकारी को प्रॉपर्टी आईडी के बारे में बोला है, तो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड और ऑन द प्रोसीजर जितनी जल्दी हो सके वो करके दिया उन लोगों ने। या फिर कह सकते हैं व्यक्तिगत अपने रिलेशन होते हैं। बात रिलेशन की नहीं है, बात समझिए कि अगर आप बिना पैसों के जाएंगे, बिना सिफारिश के जाएंगे, तो आपको सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। अगर आप माया भाई लक्ष्मी को, गांधी जी को लेकर जाओगे तो काम हो रहा है। अब अगर मैं इस पे खबर चलाता, उसकी नौकरी चली जाती, इंसानियत के नाते हमने वो नहीं किया, तब कितने लोगों से पैसा खाया जा रहा। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपको बता देता हूं इसके साथ और बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी से सब कुछ जुड़ जाता है। परिवार पहचान पत्र आप ले लो, पी और पी। और एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं पी अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सबके सब परेशान करते हैं।
मतलब परेशान भी रहते हैं, परेशान होते भी हैं, परेशान करते भी हैं। जैसे कि बात कर लो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ प्रेस। प्रेस के हमारे साथी डिस्टर्ब रहते हैं, जी। नंबर एक। उसके बाद बात करें पॉलिटिशियंस, नेता, वो डिस्टर्ब रहते हैं। उसके बाद बात करें पुलिस, पुलिस भी डिस्टर्ब रहती है। उसके बाद बात करें प्रशासन, वो भी डिस्टर्ब रहती है। पीस है कन्या राशि। अब जो इस समय जो ग्रह चाल चल रही है उसमें बता रहे हैं कि सितंबर माह के खत्म होने के तुरंत बाद, मतलब बात करें तो अभी नेक्स्ट वीक के अंदर कन्या राशि का वर्चस्व आने वाला है, बढ़िया कुछ टाइम के लिए सही होने वाला है। कि इसमें क्या होगा कि देखो, जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता, वो एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सीएम बनेंगे, ठीक है। इन्हीं में से कई पत्रकारों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो माल लपेट रहे हैं, बढ़िया ठीक ठाक बात करें तो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है पूरा का पूरा, पूरे के पूरे बात करें तो साइबर सेल चला रखे हैं उन्होंने, कॉल सेंटर्स चला रखे हैं। तो ये उनका भी लाभ हो खुद जाएगा। तो खाओ, दूसरों को ना खाने दो। हाँ, ये मतलब ये कहते हैं यार, वो तो यार है ही है यार, वो खुद का पेट भरता नहीं, दूसरे का क्या बनेंगे, सीधी सी बात है। तो इनका तो भर गया है। ललित जी देखिए, एक अगर आप करनाल में देखो, जनता की बात है, हमें जनता को खास तौर पर आगाह करना है और सचेत करना है, और उनको खास तौर पर ये बताना है कि इस बार जो आपने वोट करना है वो अपने घर से बाहर निकलते ही पोलिंग बूथ तक आने वाले, जिसके यहाँ पर जितने ज्यादा खड्डे होंगे गिनती करके, उन खड्डों को ध्यान में रख के, अपनी पेंशन को ध्यान में रख के, अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ध्यान में रख के, अपने परिवार पहचान पत्र को ध्यान में रख के, अपने कभी तहसील से जुड़े किसी काम को ध्यान में रख के, अपने बेरोजगारी, बच्चों की बेरोजगारी को ध्यान में रख के, अपने द्वारा बनाए गए विधायक को सीएम बनाने तक के सफर को ध्यान में रख के, फिर उसके बाद उस सीएम को अनदेखी कर 6 महीने पहले हटाने के मामले को ध्यान में रखकर, उसके बाद एक थर्ड पार्टी कह सकते हैं, नायब सिंह सैनी को यहाँ लेके आए करनाल में, कि करनाल की देखो कितनी मतलब कितनी बड़ी सोच है पार्टियों की, जिस मर्जी को ले आओ। नायब सैनी को यहाँ से बना दिया 6 महीने पहले, 6 महीने पहले उन्होंने एक ओएसडी लगा दिया, वो ओएसडी के साथ साथ एक अपना बंदा बिठा दिया। हाँ, एक उन्होंने अपना बंदा बिठा दिया, दे दी हाँ, ओएसडी को। हाँ, और काम बटोरने का काम दिया दूसरे आदमी को। मतलब काम बटोरने का कह रहे हो तो मेरे को लगता है आप शायद माल बटोरना कह रहे थे या काम बटोरना कह रहे थे, मैंने सुना नहीं है ये वाली बात। जनता समझ गई होगी, जनता समझ गई होगी, समझ जाना यार क्या हुआ है ये। और लेकिन मुझे तो इस बार के जो आंकड़े लग रहे हैं ना, इस बार बात करें खास तौर पर, मुझे लगता है कि सफाया होने वाला है। किसका? देखो किसका होने वाला है ये भी मुझसे पूछोगे, आपको नहीं मालूम किसका होने वाला है? पहले आप बता दीजिए फिर हम बता दें। तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ही कह रहे हैं। अभी मैं एक कवरेज करने गया था कल शाम को, तो वहां कह रहे थे कांग्रेस आई, भाजपा गई, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ये तो देखिए चल रहा है चुनाव में, और हमारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाजपा की 10 से 15 या मैक्सिमम 20 सीटें, वो भी जिन कैंडिडेट्स की अपनी छवि है वहां पर। हालांकि जो मोदी के नाम पर, खट्टर के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वो सीटें हारेंगी। क्यों? क्योंकि उन कैंडिडेट्स ने कुछ किया नहीं। और एक सुखीजा जी ने बड़ा खुलासा किया कि जगमोहन आनंद ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर उनको पता होता तो वो करनाल की जनता के काम आते, हालांकि उनको नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जनता से दूरी बना के रखी। एक अहम सवाल, अभी आपने 10 मुद्दे भी बताए कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, जनता भूल क्यों जाती है सुखीजा जी? मेरा सवाल, मुझे नेता से दिक्कत नहीं है, मुझे पार्टियों से दिक्कत नहीं है, मुझे जनता से दिक्कत है कि वो थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर बैठती है। फिर गरीब लोग 5 साल तक मरते हैं। अब जैसे जातिवाद के नाम पे वोट बटोरेगा कोई, जीत मिलेगी किसी को और नुकसान जनता का। ललित जी, एक ना आयुर्वेद के अंदर शंख पुष्पी आती है, हाँ। ध्यान रखना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। अगर आपके घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनको शंख पुष्पी पिलाना शुरू कर दोगे, एक तो उनका ब्रेन है ना जो बड़ा फास्ट हो जाएगा, और जो उनकी स्मरण शक्ति है ना वो बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है करनाल के लोगों को, हाँ पूरे करनाल जिले को, 5 विधानसभा के लोगों को
कि जो पानी पीते हैं ना, 1 गिलास पानी पीते हैं तो उसमें 5 चम्मच शंखपुष्पी के डालने, ताकि उनकी जो समरण शक्ति है ना वो बनी रहे। अब क्या होता है आजकल, तो क्या हो गया ललित जी, रात को क्या खाया है सुबह तक भूल जाते हैं। तो फिर ये उत्पीड़न, जो ये उत्पीड़न हुआ उसको कैसे याद रखेंगे? मतलब कि अगर करनाल का विधायक करनाल में आ रहा है, सबसे पहले देखो कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि करनाल में 10 साल के अंदर करनाल का विधायक आया ही नहीं। आया तो करनाल में मुख्यमंत्री आया हरियाणा का। कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने ये बोला कि जनता को पागल बनाने के लिए जगमोहन आनंद रो रहे हैं, गड़ियाली आंसू रो रहे हैं, क्योंकि जगमोहन आनंद को तब रोना चाहिए था जब जनता के घर टूट रहे थे। जगमोहन आनंद को जब रोना चाहिए था जब प्रॉपर्टी आईडी से जनता परेशान थी। जगमोहन आनंद को तब रोना चाहिए था जब पेंशन को लेकर बुजुर्ग परेशान थे। सुखीजा जी, आप तो इस बात के जागते जुगते उदाहरण हो कि आपके पास भी कई मुद्दे आए होंगे, कई बार आपने खबरें चलाई होंगी, कईयों की पेंशनें बंधवाई होंगी। जब आप और हम ये काम करा सकते हैं तो सत्ता में बैठे लोगों की नीयत पे क्या पत्थर पड़ जाता है? हाँ, ये ललित जी आपका सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से सुनना। कई कॉलोनी ऐसी हैं शहर की जी। और कई सड़कें ऐसी है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट जो लगा हुआ है इस समय, चुनाव आचार संहिता लगी है, आदर्श चुनाव आचार संहिता जो लगी हुई है, इसके अंदर निगम ने क्या किया है कि बहुत से कार्यों का काम स्टार्ट कर दिया चुनाव के अंदर। अच्छा जी। आप देखो सेटिंग, देखो क्या जबरदस्त सेटिंग है कि पूरे 10 साल तो नहीं किया, चुनाव जैसे आते उस समय काम शुरू कर दिया। आपको बताऊं, मैंने दयाल सिंह कॉलोनी में देखा, कृष्णनगर के वार्ड के अंदर, उनकी वो पुत्र वधु वहां से पार्षद है, कृष्णनगर मेरे दोस्त हैं, वो भी रहे हैं, तो उनकी कॉलोनी के अंदर एक ठेकेदार ने पूरी की पूरी नालियां पाट दी हैं वहां पर। अच्छा जी। और गंदगी फैला दी है वहां पर जबरदस्त, भी चुनाव के अंदर। कि लोगों को यार एक बात समझ नहीं आती कि ये निगम के लोग कहना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, ये समझने वाली बात है। और तो और कल मैंने देखा कि जो हम लोग करनाल से गोगड़ीपुर जाते हैं तो वहीं से ये रास्ता कटता है अनाज मंडी की तरफ, और वहीं से रास्ता कटता है शिव कॉलोनी की तरफ, नीचे अंडरपास की तरफ। वो जो चुराया है वहां पर ललित जी इतना बड़े खड्डे थे ना, गहरे गहरे खड्डे थे, मतलब अगर मान लो एक गाड़ी घुस गई तो वो बाहर निकलना मुश्किल था, तो उसको कल भर दिया है। अच्छा। और उसको भरा भी है, और भरा आधे से ज्यादा भर दिया और बाकी छोड़ दिया। और वहां ट्रैफिक की हालत देख लो, मेरे को, मैं 101% श्योर हूँ वहां दिन में कम से कम 10 एक्सीडेंट जरूर होते होंगे, मारपिटाई भी हो जाती है वहां पे। डीसी और एसपी जो शहर के राजा बोले जाते हैं, राजा नहीं है वो, बोले जाते हैं, अच्छा, वो जिस रोड पर आते हैं उस रोड पर 1-1 फुट के खड्डे हैं। यानी कि डीसी को नहीं दिख रहा है कि खड्डे हैं वो भरवा दें। आपने डीसीएसपी को देखा किसी सड़क पे? कौन सी सड़क पे देखा? जो सचिवालय में एंटर करते हुए हाँ, तो वो सड़क पे तो आते होंगे। आपको मैं बताता हूँ, डीसीएसपी का रेजिडेंस है माल रोड पे, करनाल की ठंडी सड़क के ऊपर। हाँ। आप उस सड़क से आएंगे, उस सड़क से आएंगे तो सीधा आगे बाबा भीमराव अम्बेडकर चौक से गोल से घूमते हुए, और सीधा वो क्या बोलते हैं एंडेरई चौक से, अगर अग्रसेन महाराज जी के चौक से घूम के, ऊपर से घूम के सीधा सीधा आएंगे तो आपको, हाँ, उस सड़क पे आपको खड्डे नहीं मिलेंगे। और बाकी अगर ये शहर में चले जाए ना तो खड्डे चले जाएं, खड्डे दूर हो जाए, मतलब खड्डे चले जाएंगे, क्योंकि ये आएंगे इनको दिखेगा। मतलब कि एक तो पॉलिटिक्स होती है ड्राइंग रूम में बैठकर, हाँ। और एक प्रशासन को जो चलाया जा रहा है वो एसी में बैठ के चलाया जा रहा है। कि प्रशासन को सड़कों पे उतरना चाहिए। देखिए मेरी बात दोनों को बुरी लगेगी, एसपी और डीसी को लगेगी बुरी। देखो वो अपने सर पर क्या काम कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन जनता के बीच में इनका जिम्मेदारी बनती है। ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये राजे महाराजा नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखना, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, इनको जनता की सेवा के लिए यहाँ पर इतने बड़े पदों पे बिठाया है, और ये खुद पढ़ लिख कर आए हैं। तो इनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि सरकार, सीएम जो मर्जी हो, विधायक जो मर्जी हो, एक डीसी और एसपी, देखो एसपी ने क्या करना है कि लाइन ऑर्डर्स को कंट्रोल करना है, क्राइम को रोकना है, चोरियां रोकनी है, लूटपाट रोकनी है, वो पुलिस का काम है। पुलिस अच्छे कर भी रही है और करना भी चाहिए, और अच्छे से करना चाहिए। लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर को भी पूरे जिले के अंदर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि अरे यार, इस यहाँ से मुख्यमंत्री है,
तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि पूरा रेलवे स्टेशन से लेकर सेक्टर 6 NH44 तक की सड़क अगर आप देख लोगे तो 1000 गड्ढे मिलेंगे वहां पे आपको। और ये सीएम सिटी है। थी सीएम सिटी थी, अब नहीं है क्योंकि सरकार डिसॉल्व हो चुकी है। अब कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं सिर्फ, अब नहीं है। आप करनाल को अब सीएम सिटी कह के और बदनाम मत करो। एक आखिरी सवाल, क्योंकि काफी लंबा इंटरव्यू हो गया और जनता ने अभी कुछ और फैसले भी करने हैं। आखिरी सवाल, एक आम आदमी पार्टी से हमारे साथी सुनील बिंदल जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको किस आंकलन से देखते हैं आप? देखो, सुनील बिंदल जी को राजनीति करनी है तो उनको अपने फ्रेंड सर्कल का फायदा उठाना चाहिए। उनका फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा है, आप भी उनके दोस्त हो, मैं भी दोस्त हूँ। तभी हमने बोला हमारे साथी। तो वो हमारे मित्र हैं, तो हमारे से अभी तक मदद भी नहीं मांगी उन्होंने। उनका नेचर कहते हैं ये कि वो मदद नहीं मांगते किसी से। ऐसे बिना मांगे तो माँ दूध भी नहीं देती, बिना रोए तो दूध भी नहीं। हाँ, सीधी सी बात है। पांच विधानसभा देख लो आप पूरी की पूरी, जो मेजर बात थी 5 विधानसभा में क्या रहने वाला है। अभी तो इंटरव्यू काफी हमने करनाल पे लंबा कर दिया है, तो हमें शॉर्ट कर देंगे, इसी को छोटे छोटे में जल्दी जल्दी बता देते हैं। हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र राठौर, वीरेंद्र राठौर, कबीर पंथी और धर्मपाल गोंदर, इन दोनों में फाइट है। असंत से गोगी और एक गोपाल राणा काफी चर्चाओं में। हाँ, गोगी जीतेगा, गोपाल राणा दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पर जो और तीसरे और चौथे नंबर की जो फाइट है वो जिले राम और भाजपा के योगेंद्र राणा के अंदर फाइट है आज की तारीख के अंदर। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। तो बड़ी बात है कि दूसरे नंबर पर गोपाल राणा है जो इनेलो बसपा के प्रत्याशी हैं, और तीसरे में जिले राम शर्मा और योगेंद्र राणा की हो सकती है कि तीसरे पर कौन आए। हाँ, ये वहाँ फाइट है असंत के अंदर। और घरोड़ा के अंदर क्या चल रहा है आपको बताता हूँ। एक रह गया इंद्री में, राकेश इंद्री भी कंबोज या रामकुमार कश्यप। देखो, इंद्री के अंदर जो मामला है ना वो फंसा हुआ है कि वहां पर ना जातीय समीकरण को बड़े ध्यान में रखा जा रहा है। और जो इंद्री से विधायक रह चुके हैं ना रामकुमार कश्यप जी, उनको लगता है कि मैं जीत जाऊंगा जी। और मजे की और हैरानी की क्या बात है कि आपको मैं बड़ा चुनाव योग को कहना चाहता हूँ कि एक बार इनके फोन्स जो है ना, फोन्स डिटेल्स भी इन नेताओं के परिवार के जो अफसर हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, इन नेताओं के ना इनके एक बार फोन रिकॉर्ड्स चेक कर लें या फिर इनको इमरजेंसी ड्यूटी पे कहीं बाहर लगा दें तो निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। इंद्री का जो चुनाव है वो बड़ी बुरी तरह से फंसा हुआ है। और जहां तक बात करें तो इंद्री का चुनाव इस समय राकेश कंबोज जीत सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है। और घरोंडा भी फंसा हुआ है चुनाव। घरोंडा का चुनाव तो एक्चुअली फंस गया। मैं रात घरोंडा में ही था और घरोंडा का क्या हुआ कि वहां ना गोल गोल घुमाते हैं। मान लो हरविंदर कल्याण भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके प्रोग्राम्स बन रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि और इधर से कांग्रेस के नेता है वीरेंद्र राठौर इस समय काफी मजबूती से चुनाव में है, लेकिन उनका चुनाव प्रचार जो चल रहा है वो लगभग 3.5 से 4 घंटे लेट चल रहा है। मतलब कि उनकी डिमांड जो है ना, पब्लिकली डिमांड वो बढ़ गई है काफी राठौर की, और हर आदमी राठौर से मिलना चाहता है। और इस बार उन्हें सिंपैथी वोट भी मिलेंगे। हाँ, मिलनी चाहिए ना उनको। 3 बार हराया घरोंडा ने और इतने बड़े लीडर हैं। तो लीडर है। अब घरोंडा को ये बात समझ में आ गई है, पढ़े लिखे नेता मिले हैं उनको घरोंडा वाले लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई है। उन्होंने वीरेंद्र को परखा है, 3 साल तक उनको 3 बार ट्रेनिंग दी है, 5-5 साल की भी। चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, कोई बात नहीं। 3 बार हारे हैं तो अब 4थी बार जीतेंगे वो। चौथा हो जाए। चौथा किसी का नहीं होना चाहिए ललित जी। चौथा बड़ा, देखिए, किसी का भी ना हो, चाहे हार जीत की बात, हार जीत में, लेकिन चौथा का अर्थ बड़ा खतरनाक है भाई। किसी का नो, परमात्मा जिसको ले जाए उसका चौथा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बदुआ किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये 5 साल के बाद फिर चुनाव आ जाएगा ललित जी। तो ये मामला है, बड़ा फंसा हुआ है। देखो, यहाँ से घरोंडा से इस समय जबरदस्त फाइट है, और जो वोट क्रॉस हुए हैं इस समय, सबसे बड़ी बात है कि एक जाति का वोट आधा कट गया और वो चला गया वीरेंद्र के पास, जिसकी उसको बड़ा लाभ मिलेगा। और उसके बाद जो ओबीसी कार्ड खेला था, नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अंदर नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी नहीं चला और वो चलेगा भी नहीं।
क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है नायब सैनी घरोंडा से, ओ लाडवा से, माफ कीजिएगा, नायब सैनी लाडवा से हार सकते हैं। और इंद्री का क्लियर हो गया आपका जी। करनाल का भी, करनाल से, हाँ, करनाल से कौन जीत रहा है? करनाल का रह गया था ना मेरे ख्याल से, है ना। करनाल से मामला जो है, देखो इस समय, कल मैंने सुमिता सिंह का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, मैं खुद गया था वहां पे। बारिश आ गई जबरदस्त, लेकिन बारिश के बाद लोग वहीं डटे रहे। अच्छा। मतलब जो लोग अगर बारिश में वहां खड़े हैं, तो इसका मतलब आने वाला टाइम कांग्रेस का है। करनाल से जोर लगाए, जितना जोर लगाना है करनाल। यानी कि आपके अकॉर्डिंग फिर 4-1 से रहने वाले, 4 कांग्रेस 1 भाजपा, वहां भी टक्कर है। नीलोखेड़ी में आपने टक्कर बताई। सिर्फ मेरी बात सुनो कि देखो, मैंने तो अपने आकलन में मेरे को जो दिख रहा है, जो मैं पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं, कि पांचों की पांचों सीटें भाजपा के हाथ से निकल रही है। ये पूरा फैक्ट इफेक्ट कह सकते हैं, फैक्ट है पूरा का पूरा। और जहां तक मुझे लगता है जीटी रोड बेल्ट से बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा बीजेपी को। ललित जी, हैरान करने वाली बात है कि अपने जो लोकल नेता है ना, जो लोकल सपोर्टर हैं इनके, उनको किसी को नहीं मनाने जा रहे। अच्छा। और बाहर से बुला रहे हैं, अन्य राज्यों से सीएम बुला रखे हैं, अन्य राज्यों से मंत्री बुला रखे हैं, अन्य राज्यों के विधायक बुला रखे हैं यहाँ पे। ना उनको कोई जानता, ना कोई पहचानता, ना उनको लोकल मुद्दों का पता। हाँ, ना उनको लेना ना देना। आज एक कांग्रेस का लीडर आया हुआ था, उसको करनाल में यही नहीं पता था कि प्रॉपर्टी घोटाला हो गया यहाँ पे, उनको मालूम ही नहीं था। तो नेशनल लीडर को कैसे पता होगा सुखीता जी, क्योंकि वो तो अपनी नेशनल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तैयारी करके आनी पड़ती है ना। तो वो तो लोकल नेताओं को भी नहीं पता ना लोकल मुद्दे क्या है। नहीं, लोकल नेताओं को सब मालूम है। अगर आप जगमोहन से बात करोगे ना, जगमोहन जी मैंने आपसे लोकल मुद्दों पे बात करनी है, वो आपको मना कर देंगे। उनके पास जवाब नहीं है ना, मना ही कर देंगे। वो कहेंगे यार नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, चुनाव चल रहा है। उनके पास मुद्दे, उनको पता नहीं है कि सारे के सारे मुद्दे हैं। घरोंडा पर दोबारा आते हैं, तो घरोंडा पे अब के रह क्या गया? कौन जीत रहा है? तो वो तो जीत रहा है। अब देखो कौन जीत रहा है। देखो ग्रह चाल जो होती है ना, ग्रह चाल, हाँ। वो ग्रह चाल पता नहीं कब किस समय बदल जाए। लेकिन इस बार घरोंडा के अंदर, घरोंडा के लोग अपनी गलती में सुधार करेंगे। बहुत बढ़िया बात। हैट्रिक नहीं बनने देंगे इस बार। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुखेजा जी। और मुझे लगता है ये वाला इंटरव्यू करनाल के लिए, पूरे जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये इंटरव्यू तो कईयों को दस्त लगा देगा, कईयों की नींदें खराब करेगा, और खास तौर पे तो मनोहर लाल के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर देगा, क्योंकि मनोहर लाल करनाल में आए हुए हैं। तो उनको आंखों के साथ साथ दस्त की दवाइयां भी दिलवाई जाए। वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ, अब क्या बोलूं इनके लिए, अब बोलना तो बहुत कुछ है। एक अपील कर देता हूँ, 3 तारीख 3 लाइव और 3 धमाके। अब तक टाइम्स पर जरूर देखना आप। और कुछ कहूं पर हाँ, ये बात आपकी ललित जी, आपको मैं अभी यही स्वागत कर देता हूँ। ये 3 धमाकों के अंदर ललित शर्मा मेरे साथ रहने वाले हैं। अरे वाह, अरे वाह। और बाई चांस अगर ललित जी इधर उधर हुए, उसकी चिंता मत करना, मैं अकेला ही आऊंगा, धमाके करके जाऊंगा। एक बात बताऊंगा कि मैंने मनोहर लाल के कहने पर सरकार में कुछ काम किया था, उसके खुलासे करूंगा। क्योंकि उस समय जो हुआ वो खुलासा जरूर करूंगा, और उस व्यक्ति का खुलासा करूंगा जिसने अपने ऑफिसर्स के, अपने साथियों के वेतन हड़प लिए हैं, वो भी खुलासा करूंगा। और ये भी करूंगा कि कितनी चतुराई के साथ झूठ बोलकर ये लोगों के दिलों में उतरते हैं और उनको लूट के चले जाते हैं। करनाल में ऐसा ही हुआ है। तो अब तक टाइम्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद, जो अक्सर सुखीजा जी को देखते हैं। आज हमें उन्हें सुनने को मिला होगा, और हमारे दर्शकों को विकास सुखीजा जी की तरफ से धन्यवाद। और करनाल की जनता को लगभग 10 ऐसे मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, जैसे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पेंशन, पीपीपी के बाद अगर मैं बात करूं, सिटी बस चलने के बाद बंद हुई, सांझी साइकिल बंद कर दी गई, ई रिक्शा के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज का उद्घाटन हुआ, वो बंद कर दिया गया, नाइट मार्केट शुरू की गई, वो बंद कर दिया गया। ऐसे सिटी बस जो पहले शुरू की गई थी वो बंद कर दी गई, फिर पता नहीं क्यों शुरू हुई,
उसके बस शेल्टर जो बने हुए हैं ना, बस शेल्टर हाँ। हाँ क्यों बने हैं वहां पे ना, लोगों ने कब्जे करके दुकानें खोल दी है। दुकानें खोली। बस स्टैंड पे जाके देख लेना यार। अभी आपको लगता है पत्रकार हो सकता है चुनाव में झूठ बोल रहे हो, हाँ। ऐसी दिमाग में बात लाना ही मत। और ये क्या खबर हाँ बिल्कुल सच्चाई हाँ, से है। वहां बस स्टैंड के सामने चले जाना, वो जितने शेल्टर बने हैं ना, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए हैं, उससे मिल लेना, सरदार जी हैं, उनसे मिल लेना, उनकी बेचारों की पेमेंट पूरी करवा देना। पेमेंट पूरी करवा देना। और सुखिजा जी की भी कुछ पेमेंट रुकी हुई है, वो ये 3 तारीख को खुलासा करेंगे। शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।